नाज़रीन, ईरान ने कहा है कि रशिया ने इजराइल के खिलाफ जंग में हमारी मदद की और इस वक्त भी रशिया पूरी तरह से हमारे साथ खड़ा है, इसलिए हम पहले से भी ज्यादा पावरफुल हैं। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ईरान की जानिब से यह बात कही जा रही है कि रशिया ईरान के साथ खड़ा है और जो इजराइल के साथ जंग हुई उसमें भी रशिया ईरान के साथ खड़ा था। और अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो रशिया, सोवियत यूनियन, वो पहला कंट्री था जो अमेरिका से भी ज्यादा सपोर्टर था इजराइल का। और यहां अब आप देखिए कि कैसे दुनिया तब्दील हो रही है कि रशिया ईरान के साथ खड़ा हुआ है इजराइल के खिलाफ जंग में। तो बड़ी हिस्टोरिक बात है और अब भी वो कह रहे हैं खड़ा है और अगर ये दोबारा आकर अटैक करेंगे तो हम मजीद पावर इनको जब शो कर पाएंगे। सिंगापुर ने पहली बार सैंक्शंस इजराइल के ऊपर अनाउंस की हैं। ये बहुत बड़ी तब्दीली है, यानी एक बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि देखिए सिंगापुर जो है उसने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम नहीं किया। अमेरिकन प्रेशर के अंडर जब अभी ये सारी रिकग्निशंस हो रही थी, अमेरिकन प्रेशर में जापान और सिंगापुर, इन मुल्कों ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम नहीं किया। लेकिन अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो भी, देखना, कोई भी नहीं चाहता कि वो इसमें शामिल रहे, कि भाई उनका नाम इस तरह से याद रखा जाए कि गजा में जो कुछ हुआ वो हिस्सेदार थे, ठीक है ना। तो मुल्क अपने आप को कहीं ना कहीं साइलेंट कर रहे हैं। इस वक्त पूरा वेस्ट पैनिक के अंदर है। वेस्टर्न गवर्नमेंट्स इस वक्त पैनिक के अंदर हैं, क्योंकि जो 24 घंटे पहले ट्रंप का प्लान सामने आया है उसने बिल्कुल हिला के रख दिया है। इतनी बड़ी जंग और उसको वो कह रहे हैं कि बस 2-4 दिनों के अंदर अंदर, 72 घंटों के अंदर अंदर फैसला करें। मतलब देखे ना, मामूली चीज तो नहीं है। इतनी बड़ी जंग जिसकी इतनी डायमेंशंस हैं, जो वर्ल्ड ऑर्डर पर असरअंदाज होगी, तो उसको वो कह रहे हैं 72 घंटों में फैसला करें, ज़ेलेंस्की जब वो साइन करें। तो इस वक्त पूरा वेस्ट पैनिक में है और बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी, इन तमाम बड़े मुल्कों की ज़ेलेंस्की के साथ ज्वाइंट कॉल हुई है कुछ देर पहले, जिसमें वो डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि देखें, डिसाइडिंग मोड आ गया ना, फैसला करना है। अगर या तो फिर साइन करने हैं, सरेंडर करना है, अगर नहीं करना तो अमेरिका अब इसमें नहीं है। अमेरिका की जो इंटेलिजेंस आगे पीछे सपोर्ट जारी थी वो खत्म होगी। तो यूरोपियंस ने बिल्कुल अपने सर पर अब ये जंग लड़नी है। तो क्या वो लड़ने के लिए तैयार हैं? तो उनको फैसला करना है। सबकी इकोनॉमीज ट्रबल में है, वहां से पैसे देने हैं। और ज़ेलेंस्की ने जो बात की है बड़ी इंपॉर्टेंट है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ऐसा वक्त हमारे ऊपर आ गया है कि सरेंडर और करीबी तरीन इत्तेहादी, इसमें से एक चीज को हमने चूज करना है। यानी या तो हम सरेंडर कर लें, और अगर सरेंडर नहीं करते इस प्लान के तहत, तो फिर अमेरिका अब हमारे साथ नहीं है। यानी करीबी तरीन और अहम तरीन इत्तेहादी वो हमारे साथ नहीं होगा। यानी ये अब बहुत ही एक अजीब मोड़ है तारीख का, जो यूरोपियंस और यूक्रेन के ऊपर आ गया है। अमेरिका ने जंग शुरू करवाई और अब उनको वो कह रहे हैं 72 घंटों में, 96 घंटों में फैसला करें। तो वो क्या फैसला करते हैं? और इस वक्त बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा प्रेशर है यूक्रेन के ऊपर, ज़ेलेंस्की के ऊपर। और इतना प्रेशर अब से पहले ट्रंप इंतजामिया की जानिब से नहीं डाला गया जितना प्रेशर इस वक्त है। तो अगर वहां पर कोई अगले 72-96 घंटों में कोई फैसला हो जाता है, तो अगर मिसाल के तौर पर वो साइन कर लेते हैं, तो ये कितनी बड़ी बात होगी। और अगर नहीं करते तो भी इस जंग में कोई बड़ा टर्निंग पॉइंट जब आने वाला है, क्योंकि अब ये सारा यूरोपियन जो है वो उन्होंने फंड करना है, जिसके बहुत असरात हैं यूरोप के ऊपर। तो ये सारी सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। हैरिस ने लिखा है कि ऑल साइंस पॉइंट टू इमिनेंट इजराइल हिजबुल्लाह एस्केलेशन अलोंग लेबनान बॉर्डर। तमाम इस वक्त जो साइंस नजर आ रहे हैं, तमाम जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो बिल्कुल हमें इस बात का पता दे रही हैं कि एक इमिनेंट जंग हमारे सामने है। इजराइल की बढ़ती हुई बमबारी, उसके बढ़ते हुए अल्टीमेटम्स, ठीक है ना, और जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, ये तमाम चीजें बिल्कुल, ये नविश्ता दीवार है हमारे सामने। ये सारे साइंस हमें क्लैरिटी के साथ बता रहे हैं कि एक जंग जो है वो बिल्कुल होने जा रही है। हैरेट्स की कुछ देर पहले की ये हेडलाइन है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ी गैर मामूली बात की है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि रशियंस हेल्प्ड अस अ लॉट, बहुत ज्यादा मदद की रशिया ने हमारी 12 डे वॉर के अंदर, एंड आफ्टर दैट वी रिसीव्ड ग्रेटर कोऑपरेशन देन बिफोर। यानी जंग के बाद उससे भी ज्यादा कोऑपरेशन हमें रशिया की जानिब से दिया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि रशिया की जानिब से इस नौयत का कोऑपरेशन हमें कभी नहीं मुयस्सर आया जितना इस जंग से शुरुआत हुई, और जंग के बाद बहुत ज्यादा कोऑपरेशन हमें रशिया से आ रहा है। दैट्स व्हाई आई से कि वी आर मोर प्रिपेयर्ड देन वी वर इन द प्रीवियस वॉर। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज हम ज्यादा प्रिपेयर हैं पिछली जंग से। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि अब हमारे ईरान के साथ अलायंस में, रिलेशंस में कोई लिमिट्स नहीं है।
وہ نیوکلر بھی ہے, وہ جیٹس بھی ہیں, وہ ایئر ڈیفنس بھی ہے, وہ ہر طرح کی ٹیکنالوجی بھی ہے, کوئی لیمٹس نہیں ہے. جیسے اسرائیل اور امریکن ریلیشنز میں کوئی لیمٹس نہیں ہے, تو رشینز اور ایرانین ریلیشنز میں بھی کوئی لیمٹس نہیں ہے. اور اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانین جو ہیکرز ہیں وہ اٹیکس کر رہے ہیں. دا ایلیٹ ایرانین سائبر یونٹ ٹارگیٹنگ اسرائیل موسٹ سینسٹیو ملٹری سائٹس اینڈ آرمز میکر. مطلب ایران جو اس وقت بھرپور انداز میں اسرائیل کو ٹکر دے رہا ہے. ایران کا جو ایلیٹ سائبر یونٹ ہے وہ اس وقت ان کی سینسٹیو سائٹس پر مسلسل, اور یہ جو سائبر وار ہوتی ہے نا, انٹیلیجنس وار ہوتی ہے, یہ تو 24 اور جاری ہے نا, یہ تو جاری ہے اس وقت. اور جو اسلحہ میکر ہیں یعنی ان کی ڈیفرنٹ کمپنیز ہوں گی, لوگ ہوں گے, ان کو جو ہے وہ اس وقت نشانہ بنا رہے ہیں. عراق کی سپورٹ آئی ہے ایران کے لیے. عراق نے جو IAEA نے فیصلہ کیا ہے اس کے حوالے سے سٹیٹمنٹ جاری کیا اور کہا کہ یہ پرووکیشن ہے, ایران کے حق میں انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے. ہیرٹز کی 3 ہیڈ لائن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ویری انٹرسٹنگ موجودہ سینیریو کو سمجھنے کے لیے. ہیرٹز کہتا ہے کہ ہیز اسرائیل لاسٹ مور دین اٹس مڈل ایسٹ ایج. کیا اسرائیل کا جو ایڈوانٹیج تھا, جو برتری تھی, کیا اس نے بہت لوز کر دیا ہے؟ ایز ٹرمپ ککڈ آف ا نیو US سعودی الائنس, کیونکہ ٹرمپ نے سعودیہ کے ساتھ ایک نیا الائنس ہے وہ اس کا آغاز کر دیا ہے, تو اسرائیل کا جو ایک ایج تھا, جو ایڈوانٹیج تھا, جو برتری تھی, وہ چیلنج ہو چکی ہے. ہیرٹز لکھ رہا ہے. تو اس سارے سینیریو نے ایک نیو بیلنس آف میوچل امریکن سعودی ڈیپینڈنسی جو ہے وہ کریٹ کی ہے. سو اسرائیل سٹینڈنگ از شرنکنگ. اسرائیل کی جو سٹینڈنگ ہے یعنی اسرائیل کا جو کنٹرول ہے, مطلب دیکھیں امریکہ ہے وہ اس کے انکنڈیشنل سپورٹ اسرائیل کے لیے ہے, اور مڈل ایسٹ کی پالیسی ان ٹرمز آف اسرائیل بن رہی ہے, اب اس میں تبدیلی آ. تو اسرائیل کی جو سٹینڈنگ ہے وہ شرنک کر رہی ہے, وہ سکڑ رہی ہے. تو اسرائیل ایک اسٹریٹجک الائے سے ایک ٹیکٹیکل کمپوننٹ کے اندر شفٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی یعنی سٹینڈنگ تبدیل ہو رہی ہے, کیونکہ سعودیہ بھی ایک بہت بڑا پارٹنر بن کر امریکہ کا اس ریجن میں سامنے آ گیا. فلی سب آرڈینیٹ ٹو دا ڈکٹیٹس آف دا امریکن ایڈمنسٹریشن. تو اسرائیل بہت زیادہ انڈر امریکن اور ان کے آرڈرز کے نیچے آ گیا. ہیرٹز لکھ رہا ہے بہرحال. سو ٹرمپس, دوسری ہیڈ لائن, ٹرمپ کا جو غزہ پلان ہے یہ نتنیاہو کو فورس کر سکتا ہے ٹو میک اے اسٹینڈ آن پیلسٹینین اسٹیٹہڈ. انٹرنیشنل کمیونٹی کی کوئی انٹینشن نہیں ہے کہ وہ اس کانفلکٹ کو فرگیٹ کر دیں, کہ مطلب بھول جائیں کہ بھئی یہاں پر کیا ہو رہا ہے. نہیں. اور دا ایشو آف دا پیلسٹینین اسٹیٹہڈ وچ ناؤ ٹاپس دا گلوبل ایجنڈا. تو اسرائیل جتنا اس کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے یہ ہو نہیں پا رہا ہے. فلسطین کا ایجنڈا ٹاپ گلوبل ایجنڈا بن چکا ہے. دیکھیں نا کیسے جیو پالیٹکس متاثر ہو رہی ہے. بھئی نارملائزیشن کتنا بڑا معاملہ ہے, نہیں ہو پا رہا فلسطین کی وجہ سے, غزہ کی وجہ سے. تو جیو پالیٹکس غزہ سے شیپ ہو رہی ہے. مصر کیوں چائنا کی طرف گیا؟ غزہ کی وجہ سے. بھائی دیکھیں نا دنیا تبدیل ہو رہی ہے. ایران نے تعلقات مزید بڑھائے غزہ کی جنگ کی وجہ سے. تو جیو پالیٹکس آپ دیکھ رہے ہیں کیسے متاثر. ان ملکوں کے تعلقات 7 اکتوبر سے پہلے خراب تھے, آج بہت بہتر ہیں. ٹرکی کے مصر سے, ایران کے مصر سے, ایران کے ٹرکی کے ساتھ. تو غزہ جو ہے وہ سب کو متاثر کر رہا ہے. تو ہیرٹز نے یہ تیسری جو ہیڈ لائن ہے بڑی زبردست لکھی ہے. کہتا ہے کہ ہاؤ وڈ بائبل ٹیل دا سٹوری آف نتنیاہو اینڈ دا غازہ وار. نتنیاہو یہ کہتا ہے نا کہ ہم سیولائزیشن کے گارڈین ہیں, ہم رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری ہے, جیسے جرمن چانسلر نے کہا کہ ہاں ہم اور اسرائیل جب وہ رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری کھڑے ہوئے ہیں اور ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں بالکل جائز ہے, اور ٹھیک ہے نا, سو آن. ہیرٹز لکھ رہا ہے کہ بائبل کے اگر اصولوں کو سامنے رکھا جائے تو بائبل کیسے ڈسکرائب کرے گی نتنیاہو جیسے شخص کو جس نے ہزاروں بچوں کو مار دیا ہے, ہزاروں خواتین کو مار دیا ہے. بائبل ایسے شخص کو کیسے بیان کرے گی؟ تو نیریٹو نہیں چل پا رہا. سنگاپور نے سینکشنز اناؤنس کی ہیں اسرائیل کے اوپر, اور اسرائیلی سیٹلرز کی بھی انٹری ملک کے اندر بند کر دی ہے. بڑا یہ غیر معمولی اقدام ہے جو انہوں نے اٹھایا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم 2 اسٹیٹ فلسطینی سولوشن کے لیے کمیٹڈ ہیں. اب یعنی دیکھیں سنگاپور نے تسلیم نہیں کیا, امریکن پریشر میں نہیں کیا, آج انہوں نے ایک جیسچر دیا فلسطین کے لیے. تو دیکھیے یہ جو ملک ہے نا, یہ ملک اب دیکھ رہے ہیں کہ بھئی مطلب اگر آپ اسرائیل کے ساتھ ایسے ماحول میں کھڑے ہیں تو آپ کا نام کیسے یاد رکھا جائے گا جینوسائیڈ کے آخری سپورٹرز کے اندر. اور خود امریکہ کیا پوزیشن کیا ہے, وہ اپنے اتحادیوں سے کیسے ڈیل کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. مطلب جاپان کو اس نے کیسے ٹریٹ کیا, ساؤتھ کوریا کو کیسے ٹریٹ کیا, یورپینز کو کیسے ٹریٹ کیا, آسٹریلیا اس نے تسلیم کر لیا. تو وہ یہ ملک اب اینالائز کر رہے ہیں. تو یہ یعنی ایک جیسچر ہے سنگاپور کا فلسطین کے حق میں,
ठीक है ना। यानी अभी रिसेंटली उन्होंने नहीं तस्लीम किया, आज वो एक जश्न फलस्तीन के हक में दे रहे हैं और साथ करेंगे हम फलस्तीनी रियासत के लिए कमिटेड हैं, तस्लीम नहीं करते लेकिन आज स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं कि हम कमिटेड हैं। साथ खबर यह कि रशिया और चाइना की इस वक्त हाई लेवल टॉक्स हो रही हैं मिसाइल डिफेंस के हवाले से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, वहां पर जो टेक्नोलॉजी बन रही है, जो ताकत उनकी बढ़ रही है, उसके बरह रास्त असरात जो ईरान तक हैं। तो रशिया और चाइना जो है वो हाई लेवल टॉक्स उनकी हो रही है मिसाइल डिफेंस के हवाले से। कोऑपरेशन ऑन मिसाइल एंड डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज अब चाइना और रशिया की रेगुलरली हुआ करेंगी, उस पर बातचीत चल रही है। रीअफर्मिंग देयर कमिटमेंट टू इंप्लीमेंटिंग टॉप लेवल एग्रीमेंट्स बिटवीन देयर लीडर्स, मतलब एक ज्यादा कम्युनिकेशन जब हो सके। और चाइनीज डेलीगेशन जब वो मॉस्को पहुंचा है जिसमें ये सारी डिस्कशंस हुई हैं, और इस जो डिस्कशन हुई है उसमें जो डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर्स हैं वो भी डिस्कस हुए हैं जो कि स्ट्रेटेजिक रिस्क क्रिएट कर सकते हैं। और चाइना और रशिया अपने फ्रेंडली रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे और ज्वाइंट जो ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज हैं लैंड, सी, और जो ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज हैं लैंड पर, सी पर, ये सारी जो है वो बढ़ाई जाएंगी। इन एयर लैंड सी तीनों में वो अपनी एक्सरसाइज बढ़ाएंगे। और सीरिया में एक बड़ा चुपके से एक बड़ा अहम तरीन वाकया हो गया है, और सीरिया में ये हुआ है कि युगायर फाइटर्स सीरिया में मौजूद हैं। इनको यहां पर तैयार किया गया है क्योंकि चाइना के अंदर भी एक मसला है, ठीक है ना। तो इन फाइटर्स को चाइना भेजा जाना था, ठीक है, चाइना के एक प्रोविंस में मसला चल रहा है, तो इन फाइटर्स को वहां भेजा जाना था। तो इनको तैयारी यहां पर करवाई जा रही थी, और कौन करवा रहा था आप समझ सकते हैं। तो सीरिया और चाइना के आपस में चुपके से बात हो गई है, सीरिया उन युगायर फाइटर्स को चाइना के हवाले करने जा रहा, मतलब अमेरिका ने और यूरोपियन इनको तैयार कर रहे थे, सीरिया ने चाइना से चुपके से बात कर ली है। ज़ाहिर रशिया भी इसमें इन्वॉल्व होगा, टर्की भी इन्वॉल्व होगा, सऊदी अरेबिया भी इसमें इन्वॉल्व होगा, कतर भी हो सकता है। तो वो सीरिया चुपके से इन फाइटर्स को उधर हवाले कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और चाइना का हम सीरिया के साथ हैं, स्टेबिलिटी, ये वो सारा उन्होंने किया है, यानी ये यहां पर एक और धचका इनको लगा है। उधर जनाब एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, अगर ये 3-4 दिनों में कोई फैसला हो जाता है, अच्छा कुछ ना कुछ अब हो जाएगा, या अमेरिका पीछे निकल जाएगा या ये फैसला हो जाएगा। यानी मोमेंट इतना बड़ा है लेकिन इतनी तेजी के साथ हो रहा है कि अभी उसको अब्सॉर्ब नहीं किया जा पा रहा कि अच्छा ये होने जा रहा है। यानी इतनी बड़ी जंग जिसकी इतनी डायमेंशंस हैं, प्यूटन रशिया फातेह होकर निकलेंगे, ईरान, नॉर्थ कोरिया, चाइना, ब्रिक्स, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है, ये ज्यादा पावरफुल होकर जब वो सामने आएंगे, तो इतना बड़ा मोमेंट है। यूरोप ने फैसला करना है कि वो क्या करेंगे, लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट है। ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया है, इस वक्त यूक्रेनी मीडिया बता रहा है कि इतना प्रेशर कभी भी यूक्रेन पर नहीं आया अमेरिकन की तरफ से जितना इस वक्त है, और वो कह रहे हैं बस फैसला करो, सरेंडर करो। ये पॉइंट जो 28 पॉइंट प्लान है इसको माना जाए, और अगर नहीं ज़ेलेंस्की साइन करता तो फिर ये अमेरिका ने फैसला कर लिया है कि वो ना ही इंटेलिजेंस देगा ना ही बाकी सपोर्ट देगा, फौरी तौर पर तमाम सपोर्ट खींच ली जाएगी। इस वक्त सिर्फ अगर इलोन मस्क अपना इंटरनेट खींच लें तो ये यूक्रेन वैसे ही कोलैप्स हो जाएगा। यानी चूंकि इस वक्त यूक्रेन की जो सारी कम्युनिकेशन हो रही है वो उस इंटरनेट के ऊपर हो रही है, और उस इंटरनेट को फौरी रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। तो यानी अमेरिकन के पास ऐसी चीजें हैं, सो वो कह रहे हैं हम फौरी निकाल लेंगे, इंटेलिजेंस निकाल लेंगे और चीजें निकाल लेंगे, तो ये साइन किया जाए। अब वहां पर पैनिक है ज़ेलेंस्की का अपना स्टेटमेंट है कि हम इंटेंस प्रेशर फेस कर रहे हैं कि हम एक एक्सट्रीमली डिफिकल्ट चॉइस करें, और चॉइस क्या है, आइदर वी लूज आवर नेशनल डिग्निटी और वी लूज अ की पार्टनर। एक एक्सट्रीमली डिफिकल्ट चॉइस है कि या तो हमें अहम तरीन इत्तेहादी खोना है, या फिर हमें नेशनल डिग्निटी खोनी है, यानी सरेंडर करना है। देखिए ना, 40 साल रशिया ने खबरदार किया, 40 साल मिन्नत समाजत, यानी काइंड ऑफ के एक मैसेज कन्वे किया कि यार ऐसे ना करें, नेटो को इधर एक्सपैंड ना करें, करते चले गए, और अल्टीमेटली आज कहां पर यूक्रेन खड़ा हुआ है, कहता है एक्सट्रीम फैसला करना है हमें, या इत्तेहादी जाएगा या सरेंडर करना है। तो देखें ना, जब आप तकब्बुर की और एरोगेंस की इंतहा कर देते हैं और आप कहते हैं बस आप ही हैं इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर, तो बड़े बड़े फिरौनों के तख्त उलट दिए गए।
तो ये नेटो सोच भी नहीं सकता था कि एक रशिया, मतलब ये जब यूक्रेन की जंग छिड़ी है तो इन्होंने कहा बस 10-15 दिनों में गया रशिया, बस इतना ही है। आज देखिए कहां पर खड़ी है। ज़ेलेंस्की को अल्टीमेटम दिया गया है ट्रंप की जानिब से कि वो एक्सेप्ट करे। रॉयटर्स की खबर है, अगर वो इनकार करता है तो यूएस इंटेलिजेंस, यूएस वेपन्स और बाकी तमाम सपोर्ट जब रोक ली जाए। देखना यूक्रेन तबाह हो चुका है, लोग बहुत वहां पर मारे गए हैं और बहुत पेनफुल सूरत हाल इस वक्त गुजर रहा है। फिर उसकी रिकंस्ट्रक्शन अगर जंग रुकती है, होनी है, कैसे होगी, क्या मामलात होंगे, और एक इतना बड़ा हिस्सा चला गया, ठीक है ना, मतलब तबाही, नुकसान और एक गैर जरूरी जंग। इससे ज्यादा कोई गैर जरूरी जंग, एक लाहासिल जंग हो नहीं सकती थी जो यहां पर छेड़ी गई। आज वही बातें मानना पड़ रही हैं, लेकिन इतना नुकसान करके, और हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का यूरोपियंस का नुकसान हुआ है। मतलब इसकी लंबी फहरिस्त है नुकसान की। और जिस पेन से यूक्रेनी गुजरे हैं, ठीक है, आज उनके टाउन्स खाली हुए पड़े हैं, ठीक है ना, तो वो बेचारे जब इतना खूबसूरत वतन और वसाइल और ज़ख़ीर ज़मीन, दुनिया में सबसे बेहतरीन गंदम वहां पर प्रोड्यूस होती है, इतना ब्यूटीफुल कंट्री, उसको वो बेचारे छोड़कर जब वो यूरोप के अंदर कभी इधर फिर रहे हैं, कभी उधर फिर रहे हैं, मुहाजिर बने फिरते हैं। और अब वहां पर बातें शुरू हो गई हैं कि भाई इनको वापस भेजा जाए। वो कह रहे हैं कि इनको वापस भेजें और वहां पर इनको कहेंगे लड़ें जाकर। यानी आप सोचे ना, मतलब यूक्रेनियंस की इस वक्त की सूरत हाल के वो अपना खूबसूरत तरीन मुल्क छोड़कर मुहाजिर बन गए, सिर्फ एक मस्खरे की गलत फहमी की वजह से और बाइडन की पॉलिसी की वजह से। बाइडन की ये जंग थी ना, अमेरिकन की ये जंग थी, डीप स्टेट उनकी ये जंग थी। तो उधर रशियंस का बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन रशिया तो अभी इसमें उतरा 40 साल के बाद के डू और डाई। ये तो हमारे सर्वाइवल की जंग है कि हमारे बॉर्डर्स के ऊपर आकर मिसाइल अगर रखे जाएंगे तो फिर हम तो वैसे भी अफोर्ड नहीं कर सकते इसको, तो फिर अब ये आर पार की जंग है। और मैं पहले भी ये बात कर चुका हूं, जिस दिन पुतिन दाखिल हुआ है यूक्रेन में, उसने थोड़ी सी फोर्स दाखिल की है और उसका मकसद सिर्फ ये मैसेज देना था, सिर्फ ये मैसेज देना था वेस्ट को कि हमारी इस बात को गलत फहमी ना समझा जाए कि हम जंग तक नहीं जाएंगे। उसने थोड़ी सी फौज दाखिल करके क्लैरिटी के साथ ये मैसेज दिया कि हम जंग तक चले जाएंगे, इस तरफ ना आ जाए। लेकिन उन्होंने इस बात को भी नहीं माना और फिर आज आपके सामने ज़ेलेंस्की कह रहा है कि हमें फैसला करना है। जर्मनी के चांसलर मैक्रोन और स्टारमर, इन्होंने ज़ेलेंस्की के साथ जब वो एक कॉल जो है वो की है, ठीक है ना। मैं बड़ी हंगामी सी और अजीब और गरीब सी सूरत हाल वहां पर है इस वक्त। यूरोपियंस ये चाहते हैं कि भाई यहां पर जंग चलती रहे और रशिया जब वो कमजोर होता रहे और यूक्रेन एक गोरिल्ला फाइट करता रहे। जैसे पुतिन ने 2023 में कहा कि ऐसा लगता है कि यूरोपियंस और नेटो ये चाहता है कि यूक्रेनी जो है वो अपने आखिरी बंदे तक, आखिरी शहरी तक रशिया से लड़ें। और जो ब्लिंकन था उसकी आखिरी स्पीचेस के अंदर ये बात शामिल है कि उसने कहा कि हम चाहते हैं कि यूक्रेन जो है वो अपने टीनएजर्स को भी फौज में भर्ती करें, क्योंकि वहां पर जो एज है वो 25 साल से 60 साल तक है। तो कह रहा है ये टीनएजर्स को भी 12 साल के, 14 साल के, 16 साल के लड़के भी फौज में भर्ती करें। अब जरा अंदाजा करें, तो ये कोई अच्छा मशवरा तो नजर नहीं आ रहा कि ये जंग बंदी की तरफ जाएंगे। लेकिन मसला ये कि पैसे कहां से देंगे, पैसे नहीं है। दिसंबर आ चुका है जिसमें इनका इजलास है, जिसमें इन्होंने फैसला करना है। दिसंबर में फैसला होगा, साथ ही जनवरी में पैसे ट्रांसफर करने हैं। मार्च तक के उनको पैसे हैं, लेकिन वो मार्च तक तो नहीं, यानी उससे पहले असला ट्रांसफर होगा तो पहुंचेगा ना। तो पैसे तो दिसंबर जनवरी में देने हैं, कहां से देंगे? पहले तो अमेरिका दे रहा है और लोगों का सेंटीमेंट बहुत इस जंग के खिलाफ है। तो यूरोप के 500 साल दौर और ये जो कुछ फलस्तीन में हो रहा है, ये भी उस यूरोपियन हेजेमनी ही का नतीजा है, उस कॉलोनियल दौर का नतीजा जो आज फलस्तीनी भुगत रहे हैं। तो प्रेसिडेंट शी ने अभी रिसेंटली कहा कि कई सौ साल के बाद एक बहुत बड़ी तब्दीली दुनिया में आ रही है, तो वो ऑलमोस्ट यही तब्दीली है जिसका वो इशारा कर रहे हैं। सो जर्मनी शुड टेक ओवर नेटो सेज यूएस। अमेरिका कह रहा है जर्मनी जो है वो नेटो को टेक ओवर कर ले। और यानी अब देख रहा अमेरिका तब्दील हो रहा है। चाइना की आज आखिरी बात यह है कि चाइना की बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट जारी हुई है जापान के हवाले से। कहते हैं कि बड़ी गैर मामूली स्टेटमेंट, कहते हैं कि हम कभी अलाउ नहीं करेंगे अब जापान को कि वो ओल्ड पाथ ऑफ मिलिटराइजेशन की तरफ जाए एंड अंडरमाइन द पोस्ट वॉर ग्लोबल ऑर्डर। बड़ी गैर मामूली बात है। देखें, फिर वक्त बदलता है ना, तो फिर ऐसे होता है। पिछली सेंचुरी में चले जाएं, जापानीज चाइनीज के साथ क्या कर रहे हैं। चाइना ने कोई अटैक नहीं किया, तो आज चाइना ये कह रहा है कि हम जापान को वापस मिलिटराइजेशन की तरफ नहीं जाने देंगे। ठीक है ना, डंके की चोट पर ऐलान कर रहे हैं।
تو یہ فلسطینی جو ہیں یہ ہمیشہ سے نہ مظلوم تھے نہ رہیں گے، سوال صرف ان سے ہوگا جو خاموش بیٹھے رہے. اور بہرحال اس اینٹی کو اپنے انجام کو پہنچنا ہے. زمینی نظام اگر فیصلہ نہ کر سکے تو آسمانی نظام آخر کار اپنا فیصلہ سنائے گا، اور اس پر یقین ہے، اور بالکل آخری نوعیت کا یقین ہے، یہ ہو کر رہے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس وقت کی بہرحال تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.